हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। भाई अब बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं टॉपिक्स के लिए, तो आई थॉट कि चलो वीडियो बना देती हूँ। है थोड़ा सा जल्दी बट इट्स ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्या टॉपिक पढ़ेंगे, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में एक्शन इन रैम, एक्शन इन पर्सोनम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इजी है। एंड ये जो टॉपिक है ना, आप दो जगह यूज़ कर सकते हो। एक आप फॉरेन जजमेंट के जब टॉपिक को करोगे ना, तब भी आप वहाँ पे एक्शन इन रैम, हम इसको और भी क्या बोलते हैं, एक्शन इन रैम को जस इन रैम बोलते हैं। जस इन रैम, जस इन पर्सोनम। तो आप इसी टॉपिक को इलेबोरेट कर सकते हो फॉरेन जजमेंट में, क्योंकि हमको पता होना चाहिए एक्शन कहाँ अराइज होगा। यही जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वहाँ भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अपने आप में ये एक टॉपिक है ही। अब एक्शन इन रैम और पर्सोनम, ये दो चीज़ हैं। सी, जो जस इन रैम और एक्शन इन रैम, इसका मतलब क्या होता है। रैम का मतलब होता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब देखिए, और पर्सोनम का मतलब होता है अगेंस्ट सर्टन पार्टी। अब ये सर्टन पार्टी और पर्सन, ये प्लूरल भी हो सकता है, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी, बट एक सर्टन चीज़ है। ऐसे नहीं है कि स्ट्रेंजर या कोई रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, उन पे भी लागू होगा। तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई जजमेंट या एक्शन परसू करा जाता है रिगार्डिंग एनीथिंग, क्योंकि आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में टाइम एंड अगेन एक चीज़ पढ़ रहे हो कि जो डिस्प्यूट है ना, वो मोटे मोटे हम दो तीन तरह के ही कह रहे हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या पर्सनल राइट से रिलेटेड है। पर्सनल राइट में भी कॉज ऑफ एक्शन उसी का एक सब टाइप हो सकती है, अलग नहीं है, बट फिर भी मानो तो पर्सनल कोई राइट हो सकता है, कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है, यानी रोंग टू कमिटेड टू प्रॉपर्टी या पर्सन हो सकता है। एंड प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट तो है ही। प्रॉपर्टी अगेन टू टाइप, आपने मूवेबल पढ़ी, इमूवेबल पढ़ी। तो जब हम रैम और पर्सोनम को पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले जानना है इसका ओरिजिन जो है ना, वो रोमन लॉ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, रोमन लॉ से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ इनिशियली, यानी इन एंशिएंट टाइम। जब ये स्टार्टिंग में था तो देयर इज़ नो मच डिफरेंस। ये दोनों में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं था, वो एक जैसा ही लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल ही, कहते हैं ना, एक फॉल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन अ कैटेगरी। सो इफ रैम इज हेयर, इन पर्सोनम इज हेयर। तो आपने कई जगह जस इन रैम लिखोगे, इन रैम भी अकेला भी सफिशिएंट होता है, इन पर्सोनम भी होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना कि रोमन लॉ से स्टार्ट होके देन इट मूव टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑल्सो, तो नाउ द प्रिंसिपल्स आर सेटल्ड कि दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। सर्टन डिस्प्यूट्स fall under this category RAM, certain dispute fall under the personam category। तो जब भी कोई ऐसी जजमेंट पास होती है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होगा, वेदर द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट। एंड स्पेशली जब फॉरेन जुरिडिक्शन और फॉरेन लॉज अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं तो द क्वेश्चन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट कि क्या जो कंसर्न कोर्ट है उसने कोई जजमेंट पास किया है, ही इज़ कॉम्पिटेंट टू पास ए जजमेंट इन रैम और ए पास जजमेंट इन पर्सोनम, मतलब उसने रूल्स को वायलेट तो नहीं करा। तो इस कैटेगरी में जो हम एक जनरल करते हैं इन दोनों को, तो सबसे पहले रैम के बारे में जानेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जस इन रैम या एक्शन इन रैम अगेंस्ट होल द वर्ल्ड होता है। इसका मतलब है द वर्ल्ड कंटेन पार्टीज, स्ट्रेंजर्स, सभी को मिला के, क्योंकि आपने डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवी पढ़ा होगा, यानी पार्टीज बाइंडिंग होती हैं, बार बार का कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन जब हम रैम की बात करते हैं तो अगर कोई जजमेंट आती है तो इट इज़ बाइंडिंग ऑन होल ऑफ द वर्ल्ड, वेदर द पार्टीज टू द सूट और इवन द स्ट्रेंजर्स और मे बी द एनी पर्सन इन दिस ऑन दिस अर्थ, वो सब पे लागू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगता है, लेकिन फिर इसका मतलब है कुछ तो है। तो जो रियल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं ना, रियल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स,
वो जजमेंट इन रैम की श्रेणी में आता है। अब रियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आपने ये पहले भी किसी ना किसी वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि जो रियल प्रॉपर्टी होती है ना वो हमारी होती है इमूवेबल एंड मूवेबल। तो जो इमूवेबल है वो रियल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आती है, लेकिन मूवेबल क्योंकि प्रॉपर्टी होती है तो उसको भी डील हम एज ए प्रॉपर्टी ही करेंगे। तो भाई देखो अगेन ये तो अब आपको, मेरे को लग रहा है जैसे छोटे बच्चे को एक बात सिखाते हैं ना, बार बार रिपीटेडली एक ही बात आ रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट इमूवेबल तो रूल लेक्सिटस का है ना। इसमें तो मुझे लग रहा है हमको रट जाना चाहिए ये रूल कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेक्सिटस यानी वो देश कॉम्पिटेंट है जजमेंट पास करने के लिए जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल का डिस्प्यूट है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रैम है वो किस तरह के दो राइट्स की बात करते हैं। क्योंकि देखो मैंने इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी तो लिख दिया कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट रैम की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो रैम में आता है। तो एक तो जो हो गया आपका टाइटल एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी या स्टेटस। जब स्टेटस का डिस्प्यूट होता है तो वो डिक्लेरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो चॉइस ऑफ डोमिसाइल है ना वो वैलिड है। तो जब अगर एक कंट्री ये जजमेंट दे रहा है कि जो एक बंदे के पास इस वक्त डोमिसाइल है जो उसने चूज़ किया है अपने ओरिजिन से हट के वो वैलिड है, तो ये तो डिक्लेरेशन है, उसका स्टेटस फिक्स हो गया उस टाइम पे, एटलीस्ट उस रियल टाइम में उसका स्टेटस फिक्स हो गया अगेंस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सपोज इंग्लैंड हैज सेड दिस पर्सन इज डोमिसाइल ऑफ इंग्लैंड, उसने मान लिया लॉज के अकॉर्डिंग, तो नाउ इंडिया कैन नॉट क्लेम, न्यूयॉर्क कैन नॉट क्लेम, सम अदर कंट्री कैन नॉट क्लेम कि नहीं ये डोमिसाइल वहाँ का नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो वो जजमेंट के दौरान है, बट वंस वो प्रूफ हो गया कोर्ट के अंदर, प्रूफ आ गया उसका, तो ये वैलिड डिक्लेरेशन है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्निटी को लेके अगर डिक्लेरेशन है तो वंस कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दिस बाय द जजमेंट कि ही इज़ द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, तो इसका मतलब है रेस्ट ऑफ ऑल मैंस कैन नॉट बी द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गई, स्टेटस फिक्स हो गया। ये होल ऑफ वर्ल्ड के अगेंस्ट है, वेदर स्ट्रेंजर या जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था वो भी, प्लस द होल वर्ल्ड। और एक बार प्रॉपर्टी में इमूवेबल में ये टाइटल डिक्लेयर हो गया कि इसका ओनर ये बंदा है, इसका मतलब है वो ओनरशिप है ना, डज नॉट मैटर वो नाम क्या है ओनर का, ओनर का पर्सनल नहीं है, प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन है कि ये प्रॉपर्टी का टाइटल वेस्ट एक बंदे में करता है, इसका मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हैज़ नो क्लेम ऑन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो रैम इवन चेशायर ने अपने वर्क में बहुत अच्छे से कहा है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पे बुक भी है इनकी अच्छी, और उसमें इन्होंने इन लेंथ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करा है। तो रिगार्डिंग रैम उन्होंने कहा कि जो रैम होता है ना एक तरह से इट इज़ द हम ये कह सकते हैं कि जो रेस है ना उसकी डेस्टिनी ख़त्म हो गई, मतलब उसकी डेस्टिनी इस डिस्प्यूट तक थी। वंस ए रेस इज डिसाइडेड इट इज़ एंडेड, it is binding on all the persons including parties and strangers also, and no suit further can be brought before the court regarding the same matter, क्योंकि वो तो डिसाइड हो गया फॉर एवर, रेस्ट की डेस्टिनी ही ख़त्म हो गई। ठीक है। तो ये हमारा रैम होता है जिसको हम ये मान सकते हैं कि once it is decided it cannot be reopened again और the stranger come again कि नहीं मैं था इस प्रॉपर्टी का ओनर, तो ऐसा नहीं है। हाँ कोई और डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट हियर करेगा, बट सेम जो एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है ना वो नहीं करेगा। तो ये तो हमारा हो गया रैम। नाउ कम टू पर्सोनम, क्योंकि चेशायर ने इनकी डिफरेंस भी अच्छे से किया है। तो जस्ट इन पर्सोनम, पर्सोनम का मतलब अभी अगर मैंने बताया, इसमें क्या होता है कि इट रिक्वायर द और यू कैन से द एक्शन अगेंस्ट और जजमेंट अगेंस्ट अ सर्टन पर्सन, यानी जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवी करते हैं तो वो वैलिड डॉक्ट्राइन है इस तरह के एक्शंस में या इस तरह की जजमेंट जब पास होती है, बिकॉज इट इज़ बाइंडिंग ऑन दोज पार्टीज। स्ट्रेंजर कैन नॉट कम इन बिटवीन कि ये अब मेरा है क्योंकि उन दो के बीच में डिसाइड हो, लेकिन मान लो एक थर्ड पार्टी भी आ जाती है और वो ये कह रही कि नहीं
ये जो डिस्प्यूट हुआ था ये तो इनका था, आपने डिसाइड कर दिया, लेकिन सेम सब्जेक्ट मैटर में मेरा भी राइट है। और क्योंकि वो उस समय ज्वाइंडर नहीं था, पार्टी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थी, तो नाउ पार्टी कह रही है कि भाई हमको भी राइट डिसाइड कर दो, तो हो जाएगा। इसका मतलब है इट इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू डिस्प्यूट। और जनरली जब हम पर्सोनम की बात करते हैं तो अमेरिका में भी बहुत सारे डिसाइडेड केस हैं, इंग्लैंड में भी, और अदर इवन ब्रुसेल्स की जो यूरोपियन यूनियन के लिए जो रेगुलेशंस आई थी ना, ट्रेड को लेके, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, एंड जनरल जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनमें हेग कन्वेंशंस आई थी। उन सब में भी जो पर्सोनम है ना, एक कॉमन बात क्या है, ये डोमिसाइल ऑफ पर्सन, डोमिसाइल ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, ये इसका डिसाइडिंग होता है। आपने मूवेबल पढ़ा, इमूवेबल पढ़ा, और मैं शायद मूवेबल का तो आपको बताना भूल गई, लेकिन फिर भी मैं अभी क्लियर कर दूंगी कि जब आप डिफेंडेंट को डोमिसाइल मानते हो, तो जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये डिस्कस करा है कि डोमिसाइल डिफेंडेंट का कौन सा होगा। एक डिफेंडेंट जो अंडर द ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट के, मतलब वहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है जिसने सबमिट कर दिया हो हिमसेल्फ, उस पे बाइंडिंग है। थर्ड है दो नॉट प्रेजेंट बट अपीयर ऑन कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने जब सम्मन वगैरह भेजे तो वो आ गया, तो इन पे बाइंडिंग होती, क्योंकि पर्सनल जो डिस्प्यूट होते हैं इन पर्सोनम के, उनमें पर्सन की जो ओबीडियंसी है, मतलब उन पे लागू होएगी, तो वो तो होने ही चाहिए, उनको तो अपीयर होना ही चाहिए। और जो अपीयर होंगे, जवाब देंगे, जिन पे बाइंडिंग होगी, वो जजमेंट सिर्फ उन पे बाइंडिंग होगी जो आए ही नहीं कोर्ट ने जिनको बुलाया ही नहीं या पार्टी बनाया ही नहीं, दो वो इंटरेस्टेड थे बट रह गए, तो वो लेटर ऑन कैन कम एंड अगेन फाइल द सूट, क्योंकि उसमें पार्टीज सेम नहीं है, तो रेस जुडिकेटा भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारा जो है पर्सन्स का है। इसमें जो मैं मूवेबल का बता रही थी ना, ये मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि मूवेबल आई थिंक वहाँ रह गया है मेरे से, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। मूवेबल में क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि दो तीन तरह की मूवेबल की सिचुएशन बन जाती है। वन मूवेबल वहाँ हो सकता है जहाँ पे होल ऑफ कोई क्लेम वेस्ट होना हो किसी पर्सन में, राइट है वो वेस्टेड होना है एक पर्सन में, या फिर जो प्रॉपर्टी है ना, वो जैसे मान लो अंडर अटैचमेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और वो वेस्ट करेगी टू पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स, या फिर सेल के द्वारा मूवेबल है, तो फिर एक जिस बंदे ने उसको खरीदा है उस पर्सन में वेस्ट होगी। अगर वो डिस्प्यूटेड भी है तो कोई और भी है तो वो बाद में आ सकता है, फिलहाल वो मूवेबल उसमें वेस्ट है। तो जहाँ पे ये वाले डिफेंडेंट प्रेजेंट है ना मूवेबल्स के केस में, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है जजमेंट देने के लिए, और अगर वो देगा तो वो इन रैम अप्लाई हो जाएगी उन सभी डिफेंडेंट्स पे या उन सभी पर्सन्स पे जिन पे ये मूवेबल वेस्ट हुई है या जिनमें वेस्ट होने के बाद डिस्प्यूट अराइज हुआ है। तो क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी टाइम बिंग एक पर्सन के पास है, बाद में मे बी वो ट्रांसफर हो जाए, तो अगर उस टाइम बिंग का डिस्प्यूट है तो वही पर्सन माना जाएगा पार्टी टू डिस्प्यूट। उसके बाद अगर वो कहीं चली गई और वो कनेक्टेड टू डिस्प्यूट नहीं है, एटलीस्ट टाइम बिंग नहीं है, तो ये उस पर लागू नहीं होगी, ठीक है। तो पर्सोनम में मूवेबल्स रैम में मूवेबल्स का ये है। लेकिन अगर रॉन्ग कमिट हो जाता है किसी पर्सन से, जैसे मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो पार्टीज ब्रीच में जो भी पार्टी है वो दूसरी पार्टी पे केस फाइल करेगी, तो वो इन पर्सोनम है, ब्रीच के लिए रेमेडी है। लेकिन मान लो एक थर्ड पार्टी फिर आ जाती है, कोई एक और फोर्थ पार्टी आती है कि नहीं इस ब्रीच से हमारा भी नुकसान हुआ है और अब हुआ है, तो वो भी केस फाइल कर सकते हैं बाद में। तो नॉट बाइंडिंग टू होल वर्ल्ड, इसमें एक लीडिंग केस है
1962 का केस है ये, आर विश्वनाथन वर्सेस रुक उल मलिक सैयद अब्दुल वाजिद। इस केस में जो डिफरेंस है ना बिटवीन इन रैम इन पर्सोनम, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था कि कब कौन से रूल एक्शन इन रैम या जस्ट इन रैम पे लागू होते हैं, या कोर्ट कब अगर कोई जजमेंट देता है वेदर ही इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट, ये इसमें बताया गया था। तो ये जो केस है ये काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करा था एक्शन इन पर्सोनम्स को, या जजमेंट हम बोलते हैं पर्सोनम को और इन रैम को। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो यू ऑल वांट कि भाई इस पे वीडियो बने, तो आई हैव मेड। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों के, क्योंकि एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, फिर भी कुछ है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, एंड लॉट ऑफ गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।